अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा मुनीर एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने लेक्चर सीरीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस जो टॉपिक है मैट्रिक लेवल पे भी आप स्टडी करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे भी और हायर स्टडीज़ में भी आपको इसका पता होना चाहिए। तो आज ही अगर इसकी बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगी तो नेक्स्ट आपको हर लेवल में इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें कि फंक्शन की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनिज़। तो इसने फंक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। तो लेबनिज़ का नाम आपने नहीं भूलना, इसने फंक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को मैं पहले रीड करती हूँ और फिर थॉरली एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। तो पहली बात क्या है, ये एक रूल है या एक करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। रिलेटिंग टू सेट्स यानी इसमें दो सेट्स का होना ज़रूरी है। इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट यानी हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट करेस्पॉन्ड करना चाहिए टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेकंड सेट। इसका मतलब है, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है, इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन यानी कि एक ही एलिमेंट के साथ करेस्पॉन्डेंस कर सकता है, या एक ही एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग हो सकती है, या एक ही एलिमेंट के साथ उसका इमेज बनेगा, ठीक है, या एक ही इमेज बनेगा उसका, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि एक ये रूल है, करेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं इसको, दो सेट्स का होना ज़रूरी है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सेट का एक ही एलिमेंट सेकंड सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ अपना इमेज बना सकता है या मैप कर सकता है, ठीक है ना। एक इंसान का एक ही इमेज हो सकता है, एक से ज़्यादा इमेज तो नहीं होंगे। तो इसी तरह फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट को अपना इमेज कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब देखें ज़रा इसको डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। अ फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट यानी कि हर एलिमेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चल गई कि ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट यानी फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एंगेज होगा, हर एलिमेंट सेकंड सेट के साथ करस्पॉन्ड करेगा। और कितनी दफ़ा करस्पॉन्ड कर सकता है, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेकंड सेट यानी कि सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग कर सकता है, या एक ही एलिमेंट उसका इमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हमने डेफिनेशन पढ़ ली। आप वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा फिर रिमाइंड करें, आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में ही डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं नोटेशन की तरफ। नोटेशन क्या है, यानी कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है। तो ये नोटेशन हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन है ऑयलर, उन्होंने ये नोटेशन बताई है। ये नोटेशन कैसे है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको रीड करते हैं। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x यानी एफ ऑफ एक्स एफ फंक्शन है, और वो किस में है, किस वेरिएबल में है, x में है, और y ये फंक्शन है, ठीक है। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो अपने आप को खुद ही डिफाइन कर रहा होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स कि हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, हमें आउटपुट में y मिलता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले आप इस डायग्राम को देख लें जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक डायग्राम से बताया जा रहा है कि फंक्शन इज़ समथिंग लाइक, फंक्शन एक इनपुट लेता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, वो फंक्शन बाद में आउटपुट देता है, ठीक है। इनपुट में कोई भी हम वैल्यू उसको x में दे सकते हैं, ठीक है, और x y कुछ भी हो सकता है। हमने सिर्फ एक नोटेशन फिक्स की है। बेसिकली जो इनपुट है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये फिक्स नहीं कर सकते कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। अब y x के अलावा और भी कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन में आपने ये बताना है कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गया। अब देखें, ये आपके पास इनपुट है, इनपुट को हमने x से शो किया है, और आउटपुट में मोस्टली बुक्स में ना x से ही शो किया जाता है इनपुट को, और जो आउटपुट होती है उसको f ऑफ x से शो किया जाता है। और f ऑफ x बेसिकली आपका क्या होता है, y ही होता है, फंक्शन ही होता है, ठीक है। ये कंप्यूटिंग मशीन है। तो इसका मतलब कि आप एक इनपुट देते हैं
कुछ प्रोसेस होता है, कंप्यूटेशन होती है, कंप्यूटिंग मशीन है ना, तो कंप्यूटेशन होती है और फिर आउटपुट आती है। जैसे अब कैलकुलेटर में देख लें, आपने इनपुट किया 2, फिर आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, मल्टीप्लाई, फिर आपने 3 किया, फिर आपने आउटपुट उससे ली, तो आउटपुट में आपके पास क्या आया, 6 आया। तो देखें स्टूडेंट्स, आप इनपुट देते हैं ये, आपको आउटपुट मिलती है ये। तो ये जो कैलकुलेटर है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटिंग मशीन। तो फिर फंक्शन भी क्या हुआ, एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें एक इनपुट की एक ही आउटपुट आती है। समझ आ गई? एक आउटपुट, 2 से ज़्यादा इनपुट्स की आउटपुट हो सकती है, लेकिन एक इनपुट की एक ही आउटपुट हो सकती है। ठीक है, जैसे एक इंसान का एक ही इमेज हो सकता है, लेकिन 2 इंसान एक जैसे नज़र आ सकते हैं, उनके अंदर करस्पॉन्डेंस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया, ये डायग्राम के लिहाज से आपको समझ आ गई। अब दोबारा वो नोटेशन की तरफ चलें, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, ये देखें, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई क्या है, एक फंक्शन है इन वेरिएबल x, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो अपने आप को खुद डिफाइन करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो इंडिपेंडेंट के सहारे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें कि आपने इनपुट दी x को, और प्रोसेस के बाद फंक्शन अप्लाई हुआ है, तो आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगी। इसी तरह ये कंप्यूटिंग मशीन वाली डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फंक्शन इज़ लाइक, इनपुट आप देते जा रहे हैं और आपके उसके रिजल्ट में आफ्टर कंप्यूटेशन आउटपुट्स आती जा रही हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम के लिहाज से देखते हैं कि कौन सा फंक्शन, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल, अगर एक इनपुट की एक से ज़्यादा आउटपुट आ रही हैं तो वो फंक्शन नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो जस्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर वो फंक्शन के टर्म्स को, उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेगा तो वो ही रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें ज़रा, मैपिंग करते हैं, खुद से डिफाइन करते हैं। ये 1 है, मैं कहती हूँ 1 का इमेज b है। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ 3 का इमेज क्या है, a है। ठीक है, 1 का इमेज b कर दिया है, 3 का इमेज a कर दिया है। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि 2 का इमेज c है, तो देखें ये हमारा सेट a है, यानी ये फर्स्ट सेट है हमारा, और ये हमारा सेट b है, मीन्स टू से ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट पे हमने कंडीशन लगाई थी कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सेकंड सेट के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है। ठीक है, या फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अपना इमेज कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का भी इमेज मौजूद है, 2 का भी इमेज मौजूद है, 3 का भी इमेज मौजूद है, हर एक का इमेज मौजूद है, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, मीन्स एक का एक ही इमेज आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, फंक्शन है। फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट को अपना इमेज कंसीडर कर रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इट मीन्स कि ये क्या है, आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरी देखिए, मैपिंग कुछ इस तरह से मैं करती हूँ ताकि आपको जो है ना रिलेशन की भी समझ आए और फंक्शन की भी समझ आए। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि हम इस तरह से मैपिंग करते हैं कि ये फंक्शन ना बने, ताकि आपको रिलेशन की भी समझ आए ना। तो यहाँ पर मैं इसको रेज कर देती हूँ, f को रेज कर देती हूँ। तो मैपिंग डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं 5 का इमेज e है, 7 का इमेज g है, जबकि ये 9 बच गया। तो देखिए डेफिनेशन हमारी क्या थी कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकेंड सेट में करेस्पॉन्ड करे, अपना इमेज रखता हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेट में ये एलिमेंट बच गया, तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। ये क्या है, फिर फंक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिलेशन होगा। तो देखें, फंक्शन नहीं है तो फिर ये क्या होगा, दिस इज़ व्हाट, रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको रिलेशन की भी समझ आ गई होगी कि अगर फंक्शन की जितनी भी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई ना हो और फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट बगैर इमेज के रह जाए, तो फिर ये क्या होगा, रिलेशन होगा। अदरवाइज़ अगर फंक्शन की सारी टर्म्स कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो वो फंक्शन कहलाएगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। सबसे पहले मेजर टाइप है अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें कुछ नंबर्स हो, अलजेब्राइक ऑपरेटर्स हो, कुछ वेरिएबल्स हो, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये 2x² + 3x - 2, ये देखें यहाँ पर आपको ये जो प्लस माइनस के साइन हैं ये क्या कहलाएंगे, अलजेब्राइक ऑपरेटर्स, जबकि ये जो नंबर्स हैं 2, 3, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, नंबर्स कहलाएंगे, या कॉन्स्टेंट्स भी इन्हें कह सकते हैं। इसके अलावा ये x⁻²2 और x⁻1 ये वेरिएबल्स हैं।
तो इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पता चल गया। तो ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिफाइन किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट आपकी टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें आप जनरली अगर उनकी फॉर्म देखना चाहें तो वो इस टाइप के फंक्शन है पी ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी उस लिहाज से वैसी चेंजिंग आएगी। तो जो जनरल फॉर्म है अक्सर बुक्स में लिखी जाती है वो है ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। आप देख रहे होंगे ये नीचे एन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करते हुए ज़ीरो हो रहा है, और ये एक्स की पावर एन है, फिर एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू, फिर आगे आगे जाके ये ज़ीरो तक चली जाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें ये ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए नॉट, ये सारे क्या हैं आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स क्या है, रियल नंबर्स हैं। दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो n है आपके पास, ये आपके पास पावर है, एक्सपोनेंट है, और ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए एन है, ए एन माइनस वन है, ये बेसिकली ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट ये है, पावर ये है। ए का ये जो एन है ये इंडेक्स शो कर रहा है कि ए एन है, फिर ए एन माइनस वन है, फिर ए टू है, ए वन है, ए नॉट है, लास्ट पे ये देखें ए नॉट है, ये नॉट इसका इंडेक्स है, ठीक है, और ये एक्स रेज़ टू पावर ज़ीरो का मतलब ज़ीरो है पावर। तो किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो हमेशा वन आती है, तो इसको इन शॉर्ट हम ए ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये अगर एग्जांपल देखें पी ऑफ एक्स, ये कोई भी आपके पास एग्जांपल आ सकती है, टू इंटू एक्स रेज पावर फोर माइनस थ्री एक्स रेज पावर थ्री, ये टू थ्री टू वन, ये सारे क्या हैं आपके पास ए वन, ए एन माइनस वन, ये सारे हैं, और ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी पावर है तो आप देख रहे होंगे तो ये नॉन नेगेटिव है और इंटीजर भी हैं, नॉन नेगेटिव भी है और इंटीजर भी है। अगर नॉन नेगेटिव भी है एक्सपोनेंट, इंटीजर भी हैं, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो वेरिएबल के साथ होते हैं इन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर कोफिशिएंट आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो फिर इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री आपसे पूछा जाए कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं, ये गिवन पॉलिनोमियल है, तो आप देखें इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर फोर है, देखें फोर है, थ्री है, टू है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो फोर है, तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री फोर, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट हाईएस्ट पावर होती है फोर है, यहाँ पर जो फर्स्ट हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये हाईएस्ट पावर के साथ टू है तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, टू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। अपने नाम की तरह वेरी सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को देखें ज़रा, कि ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री वन हो, डिग्री वन का मतलब उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन हो, तो इसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन देखें, डिग्री वन पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन कहलाते हैं। इन जनरल देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो गया तो फिर तो ये कांस्टेंट आ जाएगा ना, बी कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स है, एक्स वेरिएबल है और इसकी पावर वन है, तो अगर पावर वन है मींस डिग्री वन का पॉलिनोमियल है, फिर वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, ठीक है, और साथ में ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट टू है, मींस यहाँ पे ए टू है और टू आपको पता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने इसकी डिग्री भी मेंशन कर दी है, डिग्री वन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन आई सच दैट एक्स टू एक्स, यानी एक्स से एक्स में ही मैपिंग हो रही है, दो सेट्स के दरमियान मैपिंग होती है फंक्शन में। तो देखें यहाँ पर ये सेट अपने ही सेट पे मैप कर रहा है, ठीक है, यानी ए का इमेज ए ही होगा, बी का इमेज बी होगा, इट्स सेल्फ इमेज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी यहाँ पे एक्स जो भी पुट करेंगे वो आंसर में भी वही आ रहा है, नो चेंज, ठीक है। और ये जो स्मॉल एक्स है ये बिलोंग करना चाहिए वो सेट इटसेल्फ, ठीक है ना। एक्स सेट है आपके पास कोई भी जिससे मैपिंग कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर ही मैप कर रहा है, जैसे टू है वो अपने टू पे ही मैप कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं
तो ये दो आपके पास सेट हैं, दो नहीं आप एक ही कह सकते हैं, x टू x ही मैपिंग जा रही है, ये फंक्शन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर 3 2 1 मैं कर दूँ तो 1 1 पे ही मैप कर रहा है, 2 2 पे ही मैप कर रहा है, 3 3 पे ही मैप कर रहा है। मीन्स f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब f ऑफ 1 का मतलब 1 का इमेज, 1 का इमेज बताएं ज़रा क्या है। 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो 1 का इमेज 1 है। फिर f ऑफ 2 यानी फंक्शन अप्लाई करें 2 पर, तो उसका इमेज क्या निकल रहा है, 2, तो ये 2। इसी तरह f ऑफ 3 का इमेज 3 होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो इटसेल्फ अपने ही जैसे सेट पर मैप करे या अपने ही सेट पर मैप करे। तो इसको जनरली हम इस तरह से शो करते हैं, आई एक्स यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वो उसी पे ही मैप कर रहा है, जो भी इनपुट देंगे आउटपुट सेम ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट फंक्शन की तरफ आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन में देखें आपके पास अगेन फंक्शन में दो सेट्स का होना तो ज़रूरी है। यहाँ पर एक सेट को हम x शो करें, एक को y शो करें। लेट x y बी द टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे पास रियल नंबर के सेट्स हैं, और एक फंक्शन ऐसा हमने डिफाइन किया है, c से उसे डिनोट किया है हमने, c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट फंक्शन, और वो x टू y फंक्शन जा रहा है, ठीक है ना। दो सेट्स हैं हमारे पास x और y, तो ये एक फंक्शन हमने बनाया है x टू y इज़ डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल्स टू a। तो देखिए ज़रा a आपके पास क्या है, a इज़ बिलोंग्स टू y, यानी a दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है और x पहले सेट से बिलोंग कर रहा है। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो फंक्शन है, एक आपके पास x फंक्शन है, एक आपके पास y फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है आपके पास, कैपिटल X और y दोनों ही रियल नंबर के सेट हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी रियल नंबर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो उसका इमेज एक ही होगा, यानी कि जब मैं मैपिंग करूँगी तो 2 का इमेज भी a है, 3 का भी a है, 4 का भी a है, यानी कि कुछ भी कर लें, इनपुट जितनी भी चेंज करें आउटपुट वही रह रही है। तो इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, जिसमें कोई चेंजिंग फील नहीं हो रही आउटपुट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखें, इसको इन जनरली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, r टू r एक दो सेट्स हैं, तो फंक्शन डिफाइन हमने की है c सच दैट r टू r c ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, यानी x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल सेट से, x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आउटपुट में 2 ही आ रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन की बात करते हैं। इससे पहले आपको रैशनल नंबर का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं कि p बाय q की फॉर्म में आपके पास नंबर है, और q आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। p और q कोई भी नंबर है, लेकिन q आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। अब चूँकि फंक्शन की बात हो गई है, तो p ऑफ x q ऑफ x आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। तो दो पॉलिनोमियल है, x में ही है, और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो समथिंग यानी p ऑफ x यहाँ पे ले लें, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ देखें, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट वो नंबर्स जिनकी वजह से q ऑफ x ज़ीरो आ रहा है, नीचे वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो बन रहा है, तो वो इसकी डोमेन में नहीं आते। डोमेन्स मीन्स वो सेट जिसमें हम इनपुट करके आउटपुट्स की वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो सारा सेट जिससे हम इनपुट देंगे इस फंक्शन को, वो डोमेन में आता है। तो सिर्फ वो नंबर्स जिसमें से रियल नंबर्स माइनस होंगे, जिसकी वजह से q ऑफ x ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन आ गई। p ऑफ x q ऑफ x पॉलिनोमियल्स हैं। एक दफ़ा एग्जांपल देख लें ज़रा इसकी, ये p ऑफ x है, ये q ऑफ x है, ठीक है। और तो आप देख लें कि ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह ये p ऑफ x है, ये q ऑफ x है, और ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने काफ़ी फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट हमने अलजेब्राइक फंक्शन देखा था, फिर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, फिर लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इसके अलावा हमने रैशनल फंक्शन देखा था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें समझ आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपके पास फ़ौरन से वीडियो पहुंच सके और आप जल्द से जल्द इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। विदाउट एनी हेजिटेशन हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।